नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको आज फिर हम भूगोल का एक पार्ट लेके आए हैं। इसको आप देखिए, इस चित्र को देख करके बताइए कि किस देश का मानचित्र है। तब तक हम आप सबको ये बताएंगे कि आपके पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप है उसे उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। चौथे नंबर पर जो महाद्वीप है उसे दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। 5वें नंबर पर जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप है। फिर इसके बाद 6वां महाद्वीप है जिसे यूरोप महाद्वीप कहा जाता है और 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है दक्षिणी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका का चित्र है। यह देखने में आपको कैसा लग रहा है? देखने में त्रिभुजाकार लग रहा है जैसे त्रिभुजाकार, एकदम त्रिभुज बना हुआ है। तो ये देखने में त्रिभुजाकार है। उत्तर में कैरिबियन सागर है। उत्तर में कैरिबियन सागर है, देख रहे हैं? उत्तर में कैरिबियन सागर है। फिर उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है। उत्तर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में, पश्चिम का मतलब इस साइड में, जैसे कि मैप देखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं? सबसे पहले दिशा देखते हैं। तो मैप टांगने के बाद सर्वप्रथम ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है और बाएं साइड की तरफ पश्चिम होता है। तो इसके द्वारा हम मानचित्र को अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा देश है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि इस तरफ उत्तर साइड में कैरिबियन सागर है और उत्तर और पूर्व साइड में अटलांटिक महासागर है। और फिर ये पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम भाग वाला पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर है। पूरा प्रशांत महासागर है। पनामा स्थल संधि द्वारा अमेरिका जो जुड़ा है, ये पनामा नहर यहाँ पे बनाया गया है। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर के द्वारा अलग किया गया है। पनामा नहर के द्वारा इसे अलग किया गया है। और 2 सागरों को यहाँ देख रहे हैं, 2 सागर, इधर कैरिबियन सागर और इधर प्रशांत महासागर। और वैसे कहिए, ये तो कैरिबियन सागर एक छोटा सा सागर है। कैरिबियन सागर एक छोटा सा सागर है। और किसका भाग है? ये अटलांटिक महासागर का भाग है। और अटलांटिक महासागर और यहाँ प्रशांत महासागर दोनों के द्वारा ये पनामा नहर। फिर आपको आगे बताने चल रहे हैं कि उत्तर वाला भाग, ये आप देख रहे हैं भाग, ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर वाला भाग आप देखिए कितना चौड़ा है। ये उत्तर वाला भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग सकरा है। ये दक्षिणी वाला भाग देखिए सकरा है, दक्षिणी भाग सकरा है। और सकरा होने के साथ साथ ये प्रायद्वीपीय की स्थिति बनती जाती है। प्रायद्वीपीय की स्थिति बनती जाती है। दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व, दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक घनत्व समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आंतरिक भूभाग पर, ये जो आंतरिक भूभाग है, बीच वाला जितना भी भूमि है, जितना भाग है, बीच वाले भाग में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये तटवर्ती प्रदेशों पर, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो तटवर्ती प्रदेश हैं, यहाँ पे ज़्यादा निवास करती है। और बीच वाले भाग में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, यानी कि बहुत विरल है, बहुत विरल है। इस महाद्वीप का 2/3 भाग, इस महाद्वीप का 2/3 भाग, 2/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। 2/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आइए देख लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहाँ से है। भूमध्य रेखा आप जानते हैं, भूमध्य रेखा पेरू के ऊपर से, भूमध्य रेखा पेरू के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। पेरू, फिर यहाँ पे बोल्विया, बोल्विया होते हुए फिर यहाँ पे पराग्वे, पराग्वे के बाद ये ब्राजील। ये बड़ा वाला जो भाग है ये पूरा ब्राजील है। ये वाला जो देश है इसे बोल्विया देश कहते हैं, इसे पेरू देश कहते हैं। और ये पराग्वे देश है, पराग्वे देश देख रहे हैं, ये पराग्वे देश है। तो भूमध्य सागर पर, भूमध्य जो रेखा है जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, या जीरो अक्षांश रेखा जिसे कहा जाता है, जीरो अक्षांश रेखा 4 देशों के ऊपर से गुजर रही है। 4 देशों के ऊपर से गुजर रही है, पेरू, बोल्विया, फिर पराग्वे और ब्राजील। फिर
जब विषुवत रेखा यहां से गुजर रही है तो इसका मतलब है कि इसके दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा, इसके दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस महाद्वीप का 2/3 भाग, इस महाद्वीप का 2/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। जो पश्चिमी पर्वतमाला है, पश्चिमी पर्वतमाला किसे कहते हैं? ये आप यहां से देख रहे हैं, ये पर्वतमाला बनाया हुआ है, देख रहे हैं, इसे हमने बहुत मेहनत से बनाया है। ये पर्वत श्रेणी जिसे एंडीज पर्वत की श्रेणी कहा जाता है, एंडीज पर्वत की श्रेणी। इस एंडीज पर्वत की श्रेणी को आप देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछता है कि एंडीज पर्वत श्रेणी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एंडीज पर्वत की श्रेणी की लंबाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि जितना भी पूरे विश्व में जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसे हम एंडीज पर्वत की श्रेणी कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी इतनी लंबी है कि इसकी लंबाई, इस पर्वत की लंबाई कितनी है? इस पर्वत की लंबाई है 8,850 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 8,850 किलोमीटर ये लंबा है। विश्व की एकमात्र सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा। और इसी पर्वत श्रेणी पर यानी कि ये प्रशांत महासागर के तटों पर बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा कहा जाए तो प्रशांत महासागर के तटों पर 500 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 500। जैसे कि इस साइड में प्रशांत महासागर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के साइड में, वैसे ही उस साइड में, पूर्वी साइड में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व साइड में प्रशांत महासागर पाया जाता है। प्रशांत महासागर भी त्रिकोणीय है। अटलांटिक महासागर कैसा है? ये यस आकार का है, यस आकार का है। और जैसे दक्षिणी अमेरिका आपका आकार कैसा है? ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उत्तरी अमेरिका आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका ये मैक्सिको का भाग है, ये मैक्सिको देश है। यहाँ से लेकर के मैक्सिको देश यहाँ तक है और मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की देश के नीचे जहाँ पर पनामा नहर बनाया हुआ है, जहाँ पर पनामा नहर बनाया गया है, इसी पनामा नहर के यहाँ बगल में पनामा की खाड़ी स्थित है, यहाँ पनामा की खाड़ी स्थित है। फिर इसके नीचे आएंगे, इसी एंडीज पर्वत श्रेणी के, एंडीज पर्वत की श्रेणी पर ही जो इक्वाडोर नाम का देश है, ये देख रहे हैं, इक्वाडोर नाम का ये देश है, इक्वाडोर। इसी इक्वाडोर नामक देश पर और यहाँ पर जो एंडीज पर्वत की श्रेणी है, इसी एंडीज पर्वत की श्रेणी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम कोटोपैक्सी कहते हैं, कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जिसे कहते हैं, इक्वाडोर देश में। और किस पर्वत श्रेणी पर? ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसे हम कोटोपैक्सी के नाम से जानते हैं, कोटोपैक्सी, जिसे हम कोटोपैक्सी के नाम से जानते हैं, ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में और इसी पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है। इस पर्वत श्रेणी पर विश्व का सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी है। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर चिम्बराजो देख रहे हैं, यहाँ पर चिम्बराजो एक पर्वत है, चिम्बराजो पर्वत भी है और पर्वत के साथ में ये ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी भी है। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये इक्वाडोर हो गया। अब यहाँ इसी पर्वत श्रेणी पर, पर्वत श्रेणी यही है, ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रेणी यही है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चिली देश है, ये चिली देश है। चिली देश का आकार कैसा है? जैसे आपके भारत देश का केरल है, उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उसी आकार में, देखिए उसी आकार में क्या है? चिली देश है। तो चिली देश में ये आटाकामा मरुस्थल, चिली देश में ही आटाकामा मरुस्थल है और ये मरुस्थल बहुत ही विकराल है। और विकराल के साथ साथ में ये मरुस्थल आधा भाग इसका पेरू में पड़ता है और आधा भाग चिली में पड़ता है। यानी कि कहा जाए कि दोनों देशों में है, दोनों देशों में आटाकामा मरुस्थल है।
फिर आगे हम आगे देखते हैं एकांक गुहा, देख रहे हैं एकांक गुहा। एकांक गुहा को आप देख लीजिए, ये इस पर्वत श्रेणी की यानी कि एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचाई वाला शिखर जिसे हम कहते हैं एकांक गुहा। यानी कि कहा जाए कि विश्व की अगर एशिया महाद्वीप को छोड़ दीजिए, एशिया महाद्वीप को अगर छोड़ दीजिए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर यही है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर एकांक गुहा है। अगर एशिया महाद्वीप को छोड़ दिया जाए तब, अगर एशिया महाद्वीप को लेकर के गिनेंगे दूसरी सबसे ऊंची ये पर्वत श्रेणी भी है, माने पर्वत श्रेणी के ऊपर ये पर्वत जो है शिखर जिसे कहते हैं, जिसका नाम है एकांक गुहा, जिसकी ऊंचाई है 7021 मीटर, 7021 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व की दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची ये पर्वत श्रेणी है जो एंडीज पर्वत के ऊपर स्थित है। फिर यहाँ पर इसी के नीचे देखिए कहाँ पर, ये चिली देश में ही, और चिली देश में किस पे, ये जो लंबी पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है एंडीज पर, एंडीज के ऊपर ही विश्व की सबसे ऊंची जिसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी यानी कि उसे कहते हैं जो शांत हो गया हो, यानी कि मर गया यानी शांत हो गया। उसी प्रकार से ये एक पहले सक्रिय ज्वालामुखी था, अब शांत हो गया, और शांत होने के बाद उसका जो क्रेटर होता है, क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को, और जब उसका क्रेटर ढक जाता है और उस क्रेटर में पानी हो जाता है तो उसे क्रेटर झील भी कहते हैं। तो इसका क्रेटर में पानी भर गया है और विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है जिसे कहते हैं ओजोस डेल सेलाडो, जिसकी ऊंचाई कितनी है 22,615 फुट ऊंची, 22,615 फीट ऊंचाई पर ये शांत ज्वालामुखी है। फिर ये चिली देश किस लिए जाना जाता है, किस लिए इतना ज़्यादा मशहूर है? चिली देश किस लिए इतना ज़्यादा मशहूर है, किस कारण से? क्योंकि यहाँ तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चिली देश में तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और इसी कारण से चिली देश बहुत मशहूर भी है। ध्यान दीजिएगा, तांबा का उत्पादन दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा चिली देश में होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और, नाइट्रेट आप जानते हैं, नाइट्रेट का बड़ा उत्पादक देश भी चिली देश ही है। नाइट्रेट सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली देश ही करता है, नाइट्रेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा चिली देश करता है। अब आइए हम इस भाग में चलते हैं। अभी हम आपको ये वाला भाग यानी कि दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग बता रहे थे, अब आइए इसके इस साइड से बताते हुए इधर से यहाँ चले आए। तो यहाँ देख रहे हैं एक कोलंबिया है, एक कोलंबिया देश के बगल में इक्वाडोर, एक और कोलंबिया देश के बगल में ये माटोग्रासो है, माटोग्रासो, कोलंबिया के बगल में माटोग्रासो है। और माटोग्रासो एक पठार है, ध्यान दीजिएगा, एक पठार है। इसी पठार के पीछे दक्षिणी अमेरिका की कहानी है। इसी पठार के माटोग्रासो पठार के पीछे ही अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका की कहानी है। इसे हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में, तब तक और चीज़ बता लें। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ ये देख रहे हैं उत्तरी भाग में ये लानोस है और देश का नाम वेनेजुएला है, देश का नाम वेनेजुएला है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 15 देश हैं, कुल 15 देश हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर कभी पूछ दे कि दक्षिणी महाद्वीप में कितने देश हैं, 15 देश हैं। तो लानोस घास का मैदान जो है ये वेनेजुएला देश में है। फिर वेनेजुएला देश के बगल में ही एक पठार आप देख रहे हैं, एक पठार देख रहे हैं। इस पठार का नाम है गुयाना पठार, गुयाना पठार। इस पठार को गुयाना पठार कहते हैं इसलिए कि यहीं पर गुयाना एक देश भी है, गुयाना देश है, इसीलिए इस देश के नाम से ही इस पठार का नाम भी पड़ा है। फिर इसके बगल में सूरीनाम एक देश है, सूरीनाम एक देश है, देख रहे हैं, सूरीनाम एक देश है।
अब यहाँ पर आगे आ रहे हैं बारबोरम पठार। बारबोरम पठार, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, ये किस लिए जाना जाता है। बारबोरम पठार ये ब्राजील के उत्तर पूर्व, अब ये वाला भाग आप यहां से ऐसे इस प्रकार से देख रहे हैं, ये ब्राजील है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील देखिए कहां से कहां तक है, यहाँ ये इस प्रकार से होते हुए ऐसे यहाँ पर ये ब्राजील है। ये ब्राजील देश सबसे बड़ा है। ब्राजील देश के अंदर ही यहाँ पर अमेजन नदी भी पाई जाती है। ये अमेजन नदी यहाँ से लानोस घास होते हुए, कोलंबिया होते हुए, फिर यहाँ से ऐसे घूमती है, ये इस प्रकार से घूमती है। लेकिन बारबोरम पठार क्यों जाना जाता है? बारबोरम पठार जो है ये ब्राजील के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह ब्राजील हाईलैंड का भाग है, ये ब्राजील हाईलैंड का भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्राजील हाईलैंड का एक भाग है। अब देखिए, अभी जब शुरू किए हैं तो पठार के बारे में ही सब बता दें। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पेटागोनिया पठार देख रहे हैं। पेटागोनिया के नाम से आप मरुस्थल भी सुने होंगे, पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये इसलिए जाना जाता है पेटागोनिया मरुस्थल, इसे पेटागोनिया मरुस्थल या पेटागोनिया पठार भी कहते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल या पेटागोनिया पठार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्जेंटीना का मरुस्थल पठार है, अर्जेंटीना का मरुस्थल वाला ये पठार है जो फाकलैंड की ठंडी धारा के प्रभाव में पड़ती है। फाकलैंड इस साइड में है, दक्षिण साइड में, और फाकलैंड के ये जो ठंडी हवाओं का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ से दक्षिणी हवाएं आती हैं सबसे पहले इसी पठार पे इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको जाना जाता है। और ये पेटागोनिया जो है मरुस्थल भी है और उसी कारण से इसको पठार भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये अर्जेंटीना का भाग है, अर्जेंटीना देश, यानी कि ब्राजील देश के बाद दूसरे नंबर पर अगर आता है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में एक कोलंबिया आता है, एक अर्जेंटीना आता है, एक और 4 देश इसके मुख्य हैं, मुख्य मतलब बड़े बड़े देश हैं, एक वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना और ब्राजील, तो 4 देश इस प्रकार से थे। अब हम आपको बोलविया का पठार बताएंगे। बोलविया का पठार कैसा है दोस्तों, जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर चित्र देख करके पढ़ेंगे, चित्र अगर आप सामने देख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, किताब देख के पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी में आपको चित्र सहित देखते हैं, चित्र भी देखते हैं, उसके साथ में आप उसका ऑडियो भी सुनते हैं, तो इससे आपको याद हो जाता है। इसी प्रकार से आप चित्र देख करके इसको देखिए तो न ज़्यादा तो आधा तो याद हो जाएगा। तो आइए हम आपको आगे बताने चल रहे हैं बोलविया का पठार। बोलविया का पठार कहाँ पे है इसमें देख लीजिएगा, बोलविया का पठार यहाँ पे है। ये बोलविया देश भी है, बोलविया पठार भी है, बोलविया पठार भी है, बोलविया देश भी है। बोलविया पठार किस लिए जाना जाता है इसको देख लीजिए। दोस्तों ये बोलविया जो पठार है यहाँ पर टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। इस महाद्वीप में टीन का उत्पादन बोलविया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये बोलविया यानी कि कहा जाता है कि पेरू व बोलविया के मध्य में जो पठार स्थित है यह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा, टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम और इसके बगल में चलते हैं, पराग्वे। यहाँ देख रहे हैं एक पराग्वे देश है, पराग्वे देश। और परीक्षाओं में प्रश्न आया है, आप सुने होंगे, पंपास घास का मैदान। ये जितने भी ये वाले बने हैं ये इस कलर के, ये सब घास के मैदान हैं, ये सब घास के मैदान है। जैसे लानोस घास का मैदान, सिल्वास घास का मैदान, फिर यहाँ पे देखिए कंपोस घास का मैदान, फिर यहाँ पे देखिए पंपास घास का मैदान, ये पंपास क्षेत्र या पंपास घास का मैदान। फिर यहाँ पे देखिए ग्रान चाको घास का मैदान। तो ये घास के मैदान हैं, घास के मैदान। बोलविया पठार हमने बताया कि किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ये जो ब्राजील देश है, ब्राजील देश के पूर्वी भाग, ब्राजील देश के पूर्वी भाग, ब्राजील देश के उत्तरी भाग और इसका पूर्वी भाग, यानी कि तटवर्ती जो प्रदेश हैं, तटवर्ती प्रदेश पर जनसंख्या ज़्यादा है, तटवर्ती प्रदेश पर जनसंख्या ज़्यादा है। और जितने भी लानोस से लेकर के, लानोस देख रहे हैं, लानोस, ग्रान चाको,
ग्रान चाको, पंपास और यहाँ पर पेरू, यहां से लेकर के यहां तक, इस प्रकार से यहां तक, इसके बीच वाला जितना भाग है यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ का जनसंख्या बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी जनसंख्या पाई जाती है सब तटवर्ती प्रदेशों के आसपास में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इस साइड तो एकदम न मान के चलिए, इस साइड में न मान के चलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब ज्वालामुखी का भंडार है, यहाँ पर ज्वालामुखी का भंडार है। और ये ज्वालामुखी का भंडार है, यहाँ पर इतना ऊंचाई वाला पर्वत श्रेणी है, इतनी लंबी पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत की लंबाई 8,850 किलोमीटर है। 8,850 किलोमीटर यहाँ बहुत होता है। आपका हिमालय का पर्वत तीसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर एंडीज की पर्वत श्रेणी आती है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ग्रान चाको, एक ग्रान चाको आप देख रहे हैं घास का मैदान है। ग्रान चाको घास का मैदान कहाँ पे आता है? ब्राजील देश में आता है। पंपास घास का मैदान परीक्षा में पूछा जाता है कि पंपास घास का मैदान किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? तो पंपास घास का मैदान किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? ये आता है आपका शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध क्यों? शीतोष्ण कटिबंध क्यों आता है? आइए देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था पेरू, अभी हम आपको क्या बताए थे? पेरू, बोलिविया, पराग्वे और ब्राजील, यहां से होकर के ये विषुवत रेखा गुजरती है। तो इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फिर नीचे आएंगे जहां पे आपका ये लिखा है चिली देश, चिली देश के ऊपर से मकर रेखा गुजरती है। तो एक यहाँ पे चिली हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे अर्जेंटीना हो जाएगा, तीसरा उरुग्वे, उरुग्वे। तो यहाँ से इस प्रकार से होते हुए, इस प्रकार से होते हुए मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। देख रहे हैं, मकर रेखा गुजरती है। लेकिन ये रेखा जो हम खींच दिए हैं, तो ये रेखा यहां से जाएगा, यहां से ये देख रहे हैं, इस प्रकार से रेखा जाएगी। तो मकर रेखा के ऊपर कितने देश हैं? चिली देश, अर्जेंटीना देश, उरुग्वे देश। ठीक। तो पंपास घास का मैदान जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। और बाकी जितने भी घास के मैदान है, लानोस घास का मैदान, सेल्वास घास का मैदान, कंपोस्ट घास का मैदान, एक कंपोस्ट क्षेत्र जो है, क्षेत्र या घास का मैदान, ये दोनों एक है। तो ये कंपोस्ट क्षेत्र जो है या कंपोस्ट घास का मैदान, सेल्वास क्षेत्र यानी सेल्वास घास का मैदान, पंपास क्षेत्र या पंपास घास का मैदान, ग्रान चाको क्षेत्र, ग्रान चाको जो घास का मैदान है, लानोस घास का मैदान, ये सब घास के मैदान ब्राजील में इधर पाए जाते हैं और एक वेनेजुएला में पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर हम आगे आपको ये बताने चल रहे हैं कि माटो ग्रासो, जो हम आपको बताए थे, माटो ग्रासो की कहानी दक्षिणी अमेरिका के इतिहास से जुड़ी हुई है, दक्षिणी अमेरिका के इतिहास से जुड़ी हुई है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका पर पहले जनसंख्या न मान के चलिए, बहुत कम जनसंख्या थी। फिर क्या हुआ? सबसे पहले 11,000 वर्ष पहले, 11,000 वर्ष पहले यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में, दोस्तों एक चीज़ और कि जो चित्र हम बनाए हैं नीचे के साइड यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे भी चित्र है, इसके नीचे कैफार्न है, फिर मैगलेन जलसंधि है, फिर यहाँ पे फाकलैंड द्वीप है। ये सब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। माटो ग्रासो, माटो ग्रासो का इतिहास दक्षिणी अमेरिका के साथ जुड़ा है। इसलिए जुड़ा है क्योंकि 11,000 वर्ष पहले, 11,000 वर्ष पहले इस महाद्वीप पर आदमी नहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटती थी। इस कारण से यहाँ पे कोई नहीं रहता था, सबसे बड़ी बात। और एक तो ये पर्वत श्रेणी है, ये सब पठार इधर है, इधर सब पठार है। सिर्फ यही जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है यही अच्छा है, यहीं पर थोड़े बहुत आदमी रहते थे, बाकी यहाँ पर आदमी नहीं थे। तो सर्वप्रथम 11,000 वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका, ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का पोच है, उत्तरी अमेरिका का पोच आकर के यहाँ मिला हुआ है, यानी कि मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका के आदमी धीरे धीरे आकर के दक्षिणी अमेरिका में आना शुरू कर दिए। फिर यूरोप के लोग सुन लिए, यूरोप वाले सुन लिए कि भैया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में माटो ग्रासो पठार पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में
माटो ग्रासो, यानी कि ब्राजील में है। माटो ग्रासो पठार पर हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है। इसलिए यूरोप के और स्पेन के, मंगोल के, ये सब वहाँ के आकर चल दिए। किस लिए? कि वो सोचे कि हम दक्षिणी अमेरिका पर चल करके यहाँ पर हम अपना निवास बनाएंगे। तो ये लोग वहाँ से चल दिए। फिर पुर्तगाली भी आकर के यहाँ पे बस गए और इसके आसपास में बस गए। माटो ग्रासो के आसपास में कोलंबिया ले करके, ये वेनेजुएला ले करके, ये साइड ब्राजीलियन पठार को लेकर के बोल्विया के पठार के आसपास आकर के बस गए। किस लिए बसे? क्योंकि उनको ये पता था कि माटो ग्रासो पठार पर हीरा और सोना पाया जाता है। इसी कारण से कहाँ कहाँ के, स्पेन के, यूरोप के, पुर्तगाल के, मंगोल के, उत्तरी अमेरिका वाले सब आकर के यहाँ पे बस गए और बस गए धीरे धीरे इसी के क्षेत्र में। अब जब यहाँ इसके आसपास वाला क्षेत्र खतरनाक वाला क्षेत्र है, इसके आसपास वाला क्षेत्र खतरनाक है, तो इसलिए यहाँ से हट करके लोग तटवर्ती प्रदेश पकड़ लिए और यहाँ खदान खोदा गया तो यहाँ हीरा सोना निकलना शुरू कर दिया। हीरा सोना बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा था। तो दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, जो कि इस समय यहाँ पर 15 देश हैं। इस समय यहाँ पर 15 देश हैं। तो आइए अब एक चीज़ हम आपको और बता दें इसके साथ साथ में कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ पाया जाता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और दूसरी बात ये है कि रेडो डी प्लाटा यहाँ पे लिखा गया है, रेडो डी प्लाटा। फिर इसके नीचे केप हॉर्न है। फिर ये अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे भेड़ पालन बहुत ज़्यादा होता है। पशुपालन के लिए अर्जेंटीना प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए? भेड़ के लिए। भेड़ का पालन किया जाता है। और भेड़ का पालन इतने ज़्यादा मात्रा में क्यों किया जाता है? क्योंकि भेड़ का दूध निकाल करके और भेड़ का मांस खाने के लिए ये लोग भेड़ का पालन करते थे। भेड़ पालन इसीलिए ये लोग कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक आश्चर्यजनक चीज़ आपको बता दें, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं ये दक्षिणी अमेरिका है और इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका का चित्र हमने आपके लिए अच्छे ढंग से बनाया कि जिसे आपको हम बता सके और आप देख सके। आप जानते हैं अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आप भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में अगर आप खड़े हो जाएंगे, भारत देश में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपका पैर दक्षिणी अमेरिका के ऊपर रहता है। आपका पैर दक्षिणी अमेरिका के ऊपर रहता है। और दक्षिणी अमेरिका का आदमी अगर खड़ा हो जाएगा तो उसके सर पर आपका पैर रहेगा, यानी भारत का। भारत के जितने भी नागरिक हैं, अगर भारत के नागरिक कोई भी खड़ा होता है, अपने देश में खड़ा होता है, तो उसका पैर जो होता है दक्षिणी अमेरिका के सर पर होता है, दक्षिणी अमेरिका के सर पे होता है। क्योंकि हम लोग इसके जो भारत वाले हैं, भारत वाले दक्षिणी अमेरिका के ऊपर हैं, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर हैं। वो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और ठीक इसी के विपरीत में एशिया महाद्वीप है। और ठीक इसी के विपरीत में आपका इंडिया देश है। और इंडिया देश वाले अगर खड़े होते हैं तो उनके पैर के नीचे इनका सर हो जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, जो कि हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाए थे, शायद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।